Hello students, this is video number 15 of Center of Mass and first video on collision. Collision एक separate topic है जिसको वर्क पावर एनर्जी के अंदर इंक्लूड किया है बोर्ड वालों ने। तो हम इस टॉपिक को इस स्टेज पे पढ़ रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, आपको दिख जाएंगे अभी। तो कोलिजन्स को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और बिल्कुल बेसिक आइडिया देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर मैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कोलिजन्स। कोलिजन वर्ड के साथ तो आप फेमिलियर हो पहले से कि कोलिजन होता क्या है। कोलिजन है दो बॉडीज़ की मोशन, एक बॉडी की मोशन से दूसरी बॉडी की मोशन पे जब इफेक्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं कोलिजन। डायरेक्ट मतलब आप समझ लो अभी फॉर द टाइमिंग, सिंपल करने के लिए। डेफिनेशन तो अलग बात रही, अगर सिंपल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो कोलिजन मीन्स दो चीज़ों का आपस में टकराव। जब दो चीज़ें आपस में टक्कर खाती हैं वी कॉल देम कोलिजन। जैसे आपने एग्जांपल की थी जब बुलेट टकरा रही थी किसके साथ, बुलेट टकरा रही थी आपके मास के साथ, एक बॉडी के साथ, तो उसको भी हमने क्या बोला, कोलिजन। उसके बाद बॉल आप हिट करते हो ग्राउंड के साथ, दैट इज़ ऑल्सो ए कोलिजन। दो गाड़ियाँ आपस में कोलाइड करती हैं, दैट इज़ ए कोलिजन। दो बॉल्स चल रही हैं, उन दोनों के बीच में आपस में टक्कर खाई, दैट इज़ ए कोलिजन। तो कोलिजन की ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको एग्जाम्पल्स खुद ही दिखती जाएंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सीखने की और सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब देखना है हमने कि क्या कोलिजन दो तरह के हैं। पहले एक हेड ऑन कोलिजन और एक ओब्लीक कोलिजन। तो इसको ज़रा समझते हैं कि हेड ऑन कोलिजन हम कब बोलते हैं और ओब्लीक कोलिजन्स हम किन कोलिजन्स को बोलते हैं। ये एक बॉल ऊपर से आ रही है जो फ्लोर के साथ हिट करी, दिस इज़ अ फ्लोर। इस फ्लोर के साथ जब ये वाली बॉल हिट करेगी तो हमने क्या देखा कि जब ये हिट करती है ना, तो जैसे ये कांटेक्ट में आएगी ना उस मोमेंट के लिए, उसके बाद इसने उछल के ऊपर चले जाना है। लेकिन जिस मोमेंट पे ये कांटेक्ट में आई, व्हेन दे कोलाइड, द मोमेंट ऑफ कोलिजन जब इनकी हुई, उस समय इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। आपको बड़े अच्छे से पता है। तो ये हो गया आपका एन, ये भी हो गया आपका एन। बॉल ने लगाया फ्लोर पे, फ्लोर ने लगाया बॉल पे। दो बॉडीज हैं ये, फ्लोर इज वन बॉडी एंड द बॉल इज अनदर बॉडी। अब आपने क्या देखा यहां पे कि आपकी जो मोशन की लाइन थी, अगर आप इसको देखो, जो आपकी मोशन की लाइन थी वो कौन सी थी, वो ये थी। जो आपकी नॉर्मल रिएक्शंस की लाइन थी वो ये थी। इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन। और इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन। व्हेन लाइन ऑफ मोशन and line of impact are same, or they are making a zero angle between them, then we call such motion as head on collision. जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में कोई भी एंगल ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। और जब इनके बीच में एंगल होगा उसको बोलेंगे ओब्लीक कोलिजन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेड ऑन कोलिजन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेड ऑन कोलिजन। ये एक और एग्जांपल है हेड ऑन कोलिजन की। अगर आप ध्यान दो बॉडीज़ बिल्कुल एक दूसरे के साथ आगे पीछे चल रही हैं। U1 इज़ ग्रेटर देन U2 हेयर। और जब इस बॉडी ने आगे वाली बॉडी को हिट किया तो हिट बिल्कुल हेड ऑन किया। हेड ऑन का मतलब देखो दोबारा से, ये है इसकी लाइन ऑफ मोशन और ये है इसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट। दिस इज लाइन ऑफ मोशन, फिर से दोबारा एक ही लाइन में है दोनों, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इन दोनों जब एक ही लाइन में हो, दोनों एक ही लाइन में हो, तो हम क्या बोलते हैं, सच मोशन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ये भी हेड ऑन की एग्जांपल है। देखो ध्यान से, अब ये बॉल आ रही है, इस पहली फिगर को देखो, ये बॉल टेढ़ी आ रही है, मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वट एवर यू वांट टू से। तो एंगल पे आ रही है, एंगल पे आके फ्लोर के साथ हिट करी, फ्लोर के साथ जैसे ही हिट करी, लेकिन आपको मालूम है कि जब नॉर्मल रिएक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा दोनों की, दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जब परपेंडिकुलर बनाया तो ये आ गई आपकी लाइन ऑफ मोशन। दिख रही है आपको लाइन ऑफ मोशन, वो एन के अलॉन्ग होती है, नॉर्मल रिएक्शन के अलॉन्ग।
तो नॉर्मल रिएक्शन के अलॉन्ग ये आ गई हमारी लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, लाइन ऑफ मोशन, सॉरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और लाइन ऑफ मोशन, आपको सामने सामने मोशन का मतलब ही आपको समझ आ रहा है क्या, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन आर मेकिंग एन एंगल विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो एंगल बना रहे हैं एक्चुअली। ये यहाँ पे इम्पैक्ट होगा ना कहीं पे इसका, यहाँ पे अगर आप एक ही डायग्राम में देखो, ये हमने दो जगह अलग करके बताया कि नज़र नहीं आता था, लेकिन अगर मैं यहीं पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाऊँ तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ आया। व्हेन दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर, दिस मोशन इज कॉल्ड ओब्लीक मोशन, ओब्लीक कोलिजन, ओब्लीक कोलिजन। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी देखेंगे हम। कोफिशिएंट ऑफ restitution, represented by E। ध्यान देना ज़रा, अभी मैं इसकी बात पूरी बताऊंगा आपको, अच्छे से समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने लिखा। नॉर्मली इसको समझना हो तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे समझना है आपने। दो बॉडीज एक बॉडी ये वाली u1 वेलोसिटी के साथ आ रही है, ये u2 वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है। ऑब्वियसली कोलिजन करवानी है तो u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए, नहीं तो कभी कोलिजन हो सकती है क्या। तो u1 ग्रेटर देन u2 है, ये समझा हमने। जब ये बॉडीज कोलाइड करती हैं ना, तो बॉडीज के कोलाइड करने पे इनकी थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होती है कुछ सेकंड्स के लिए, जो जरूरी नहीं है आपको नजर आए, जो जरूरी नहीं है आपको नजर आए। प्लीज ये बात समझनी है आपने, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ हिट करती हैं, वो जरूर उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होती है, दो बॉडी। और ये जो ई है ना, ये हमें इसी चीज के बारे में बताता है कि जब ये डिफॉर्म हुई, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन, दे डिफॉर्म, ड्यूरिंग कोलिजन बॉडीज डिफॉर्म। डिफॉर्म समझते हो, उनकी शक्ल खराब हो जाती है, उनका शेप वैसी नहीं रहती जैसी थी। अब वो हिट करी, वो डिफॉर्म हुई। डिफॉर्म होने के बाद अगर वो गेन कर गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन, प्रॉपर पूरी की पूरी एग्जैक्टली, तो E इक्वल टू 1 होगा, तो E इक्वल टू 1 होगा। और अगर ये बिल्कुल भी नहीं कर पाई रीगेन अपनी पोजीशन, मतलब कोलिजन होने के बाद जो शक्ल उनकी बन गई थी, अब वो परमानेंट वैसी बन गई, तो उस कोलिजन को बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। वहां पे E इक्वल टू 0 होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस बात को जरा अच्छे से समझना, इस बात को जरा बड़ी डिटेल में समझना, इंपॉर्टेंट है ये सब। दो बॉडीज जब भी कोलाइड करती हैं ड्यूरिंग कोलिजन, वो जो ड्यूरिंग कोलिजन मैं बोल रहा हूं ना, दैट पीरियड इज वेरी वेरी लेस, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड्स। बड़ी कम देर के लिए दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में रहती हैं व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। आप सिंपली समझ सकते हो, आप दीवार पे जब बॉल मारते हो, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलिजन। तो जिस समय मैंने क्या बोला आपको कि दे डिफॉर्म, जब भी वो टक्कर खाती हैं दो बॉडीज तो वो डिफॉर्म करती हैं। जरूरी नहीं है आपको वो नजर आए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो नजर आएंगी, बट अभी समझना है थ्योरेटिकली उसको कि डिफॉर्म वो करती हैं। अब वो जब डिफॉर्म करती हैं तो उसके बाद वो अपनी क्या, एक 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 फोर्स के साथ वो डिफॉर्म करें और एक फोर्स के साथ वो रिफॉर्म करेंगी। रिफॉर्म हो गया, दोबारा अपनी शेप में आएंगी। अगर वो एग्जैक्टली वापस अपनी शेप में आ गई, एक बॉडी का
वापस अपनी शेप में आना डिफॉर्म करने के बाद की प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो हमने अपने अगले चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डजंट मीन वेरी नेक्स्ट, अगले नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ना है इलास्टिसिटी। तो ई जो है ये उसी का एक मेजर है इलास्टिसिटी का, कि एक बॉडी का डिफॉर्म होना, डिफॉर्म हुई और उसके बाद उसका ओरिजिनली वापस अपनी शेप में आना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और ई जो है इज द मेजर ऑफ दिस। ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसलिए जो आपकी डेफिनेशन मैंने अभी तक दी थी ई की, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, उसमें यही था कि दोनों की रेशो है, कि डिफॉर्म तो हुई एक जोर के साथ, इंपल्स के साथ वो, लेकिन उनका रिफॉर्म करना एग्जैक्टली अगर वो रिफॉर्म कर जाएं, मतलब कि तब क्या होगा, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन दोनों बराबर होंगे, तब ई की वैल्यू 1 होगी। जब ई की वैल्यू 1 होती है ना, उस बात को भी समझ लेते हैं। फिर ये जब बॉडीज आफ्टर कोलिजन दे विल मूव विथ सम अदर वेलोसिटीज, दे विल मूव विथ सम अदर वेलोसिटीज, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी फिर v2 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी फिर v1। समझ आया आपको इतना? और काइनेटिक एनर्जी का लॉस जीरो होगा इन सच कंडीशन व्हेन द टू बॉडीज विल रीगेन इन इट्स होल स्ट्रक्चर। उसकी पूरी शेप अगर रिफॉर्म हो जाए तो उसको ई इक्वल टू 1 की बात करते हैं। और ई इक्वल टू वन का मतलब है, देखना जरा, ई इक्वल टू 1 का मतलब है कोलिजन की लैंग्वेज में इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन का अल्टीमेटली मतलब है एनर्जीज की लैंग्वेज में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और एक और लैंग्वेज में अगर बात करें रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन की लैंग्वेज में, तो जितनी बॉडी वो डिफॉर्म की थी इट विल रीगेन इट्स होल स्ट्रक्चर। अगर ऐसा हो तो ई इक्वल टू 1 प्रैक्टिकली होता नहीं है, ई इक्वल टू 1 प्रैक्टिकली होता नहीं है। इस बात को भी हमने समझ लेना है कि ई इक्वल टू 1 कभी होता नहीं है, कि जब एक बॉडी कोलाइड करती है, कोलाइड करने के बाद वो 100% अपनी शेप कभी भी रीगेन नहीं करती, कभी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, हमने एक बुलेट की प्रॉब्लम भी की थी जहाँ पे मैंने आपको काइनेटिक एनर्जीज निकाल के दी थी। जब मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे पहले 2500 थी और कोलिजन के बाद फिर वो मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया था, डैट वाज इन इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 1 जब नहीं होती। ये समझ आया आपको? तो काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये समझ आ गया इतनी? ये इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन नहीं भी बोलोगे तब भी चलेगा। अब मैं आपके साथ बात करने लगा हूँ ई इक्वल टू 0 की। ई इक्वल टू 0 का केस हो गया जैसे आपने वो आटे का पेड़ा होता है ना, वैसा एक आटे का पेड़ा लिया, वैसी बॉल बनाई और उसको आपने फ्लोर के ऊपर मारा, तो फ्लोर के ऊपर मारा तो वो उधर ही चिपका हुआ रह जाता है। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, खत्म, उधर ही 0 हो जाती है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ई इक्वल टू 0। वो कभी भी अपनी शेप को रीगेन कर ही नहीं पाता। जिस शेप, मान लो आपने बिल्कुल स्फेरिकल बना के उस आटे के गोले को अपने नीचे फेंका था, ठीक है, उसको नीचे फेंका, नीचे फेंकने के बाद उसने शेप उसकी चेंज हुई, शेप चेंज हुई, लेकिन रीगेन वो कर नहीं पाता। हमें मालूम है बड़े अच्छे से वो रीगेन नहीं कर पाता, रीगेन नहीं कर पाता, इसलिए उसकी इलास्टिक, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसका 0 है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसका 0 है, पूरी काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ऐसे केस को, ई इक्वल टू 0 वाले केस को हम बोलते हैं परफेक्टली, पहले वाला था परफेक्टली इलास्टिक, ये है परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक की कंडीशंस भी बहुत कम है, बहुत कम है। ये मैंने एक एग्जांपल आपको बता दी, लेकिन है ऐसे बहुत कम ई इक्वल टू 0। जर्नली जो केस है वो ई इक्वल टू ना तो 0 है ना तो 1 है, वो बीच में है 0 और 1 के। जब आपका रेस्टिट्यूशन 1/2, 1/3, 3/4 कुछ ऐसे करके वैल्यू होगी लेस देन 1। तो ई की वैल्यू नॉर्मली लेस देन 1 ही होती है, आपने अभी तक याद रखना है। वैसे कई बार बोलते हैं कि ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो जाती है, वो जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर रही हैं और उनके बीच में कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर गई, तो उनकी वेलोसिटीज जो पहले होती हैं उससे भी बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि ये जो वो कंडीशन आपकी ई ग्रेटर देन 1 की है, लेकिन वो हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी। इसलिए 3 मेन कंडीशंस हैं आपकी जो मैंने आपको सिखाई। परफेक्टली इलास्टिक ई इक्वल टू 1,
परफेक्टली इन इलास्टिक ई इक्वल टू जीरो, और एक पार्शियली इलास्टिक पार्शियली इन इलास्टिक, कुछ भी बोल लो दोनों में से। पार्शियली इलास्टिक बोलोगे तो कॉमन सेंस है, जब पार्शियली इलास्टिक बोल रहा हूं तो मतलब पार्शियली वो इन इलास्टिक भी हुआ। व्हेन ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1, व्हेन ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब इसी बेसिस पे हम ई की एक डेफिनेशन सिंपल वाली पढ़ेंगे जो बुक्स में नॉर्मली लिखी होती है, रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन वाली रहने दो। आप नॉर्मली ये देखोगे जो हम यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में भी, ई इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन हो गया कोलिजन के बाद की कहानी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल ली थी उसके हिसाब से देखें तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये आपकी, और इसकी मॉड वैल्यू लेनी है आपने हमेशा, मतलब पॉजिटिव ही रखना है ऊपर और नीचे। तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जब हमने कैलकुलेट करना है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इसके साथ आ जाएगी। तो अभी ये हमने, और एक और चीज़ लिख के रखनी है आपने, ये जो हमने वेलोसिटी लेनी है ये कौन सी लेनी है, ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट है लाइन में, इसलिए इसको दूसरे कलर में लिख के देता हूँ, इसको आप अपने अच्छे से नोट करके रखोगे। क्या ये जो वेलोसिटीज़ आप ले रहे हो, जो यहाँ पे मैंने वेलोसिटीज़ लिखी हैं, ऑलवेज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऑलवेज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, जो ई है आपको समझ आना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा ये, अगर हम ऐसे देखें तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ बोथ द बॉडीज, मटेरियल ऑफ बोथ बॉडीज, क्योंकि उनकी रिफॉर्म और डिफॉर्म होने की क्या क्षमता है उसके बेसिस पे ई डिफाइन किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो ई मुझे उस चीज़ का मेजर देता है जो जिसमें ई की वैल्यू क्लोज टू 1 होगी, 1 होना पॉसिबल नहीं है, ई इक्वल टू क्लोज टू 1 होगी जिसमें वैल्यू, उसमें हम बोलेंगे कि उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी है, मतलब वो अपनी शेप्स को रीगेन कर लेती हैं बॉडीज़, जिन केस में ई उनका क्लोज टू 1 होता है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे एक बॉल है ऊपर से आ रही है, कोई बॉडी है, ठीक है, वो फ्लोर के साथ टक्कर खाएगी, ग्राउंड लिखा है जिसको मैंने, आपको बोला गया कि टक्कर खाने के बाद इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। यहाँ पे मैंने जब ई लिखा तो समझ आना कि ये इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ठीक है, तो मतलब दोनों का, किसका, फ्लोर और बॉल का रेस्टिट्यूशन फैक्टर आपको दिया हुआ है कितना, ई। ठीक है, दैट इज़ गिवन। हमें ई की टर्म्स में फाइंड करना है कि जो बॉल जब ग्राउंड को हिट करने के बाद ऊपर चलेगी, ठीक है, हिट करने के बाद ऊपर जाना, ये तो मालूम ही है हमें, तो ऊपर की तरफ जाएगी, वो भी नहीं, वो भी मैथमेटिकली हम फाइंड करेंगे कि ऊपर ही जाएगी। ठीक है, वो भी फाइंड करेंगे, देख लेना, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगी ये हमने फाइंड करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या क्या गिवन है, अच्छे से देखना प्लीज़। पहली बात, जब भी इन क्वेश्चंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि पहले से आपने बना के रख लेना है यहाँ पे कि हम किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब मैंने नीचे वाले को पॉजिटिव लेना है, ये हमने डिसाइड कर लिया। कोई ज़रूरी नहीं है नीचे लेना है या ऊपर लेना है, वो आपकी मर्ज़ी, बट अपने दिमाग में रख लेना है और साइड पे बना के भी रख लेना है कि भाई मैंने किसको पॉजिटिव लिया और किसको नेगेटिव लिया। तो इसको पॉजिटिव लिया तो मैंने लिखा u1 इक्वल टू यू गिवन है आपको। ठीक है, v1 इक्वल टू 0 गिवन है, क्योंकि ग्राउंड है तो वो तो किसी वेलोसिटी पे चल नहीं रहा। अच्छा, बॉल जब ग्राउंड को टक्कर खाएगी तो उसके बाद क्या, उसकी उसकी क्या, एक मिनट सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, v1 नहीं लिखना था मुझे, u2 लिखना था। u2 इक्वल टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉडीज हो गया, u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v1 नहीं मालूम, वो निकालना है कि हिट करने के बाद क्या होगा, लेकिन v2 का मुझे गारंटी है कि वो भी 0 होगा। v2 की मुझे गारंटी है कि वो भी 0 होगा, ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि फ्लोर को जब मैं बॉल के साथ हिट करूंगा तो फ्लोर तो ना चलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वो तो नहीं हिलेगा। तो ये आ गया, दीवार भी नहीं हिलेगी, दीवार के केस में भी यही, फ्लोर के केस में भी यही। और ये हमने जो हम डिराइव करेंगे यहाँ पे वो हमने याद रख लेना है कि जब भी हम अपने बॉल किसी को हिट करते हैं ग्राउंड को, तो उसके बाद वो किसी वेलोसिटी के साथ वापस ऊपर आती है, वो डिपेंड किस पे करता है कि वो ऊपर आएगी, कितनी कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर आएगी, वो डिपेंड करता है उसके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। आंसर मैं बताऊंगा अभी करते हैं हम। आपको मालूम है, यू वेरी वेल नो कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है
ई इक्वल टू होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो डालो वैल्यूज, डालो। V2 की वैल्यू 0 है भाई, V1 की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। U1 U है, U1 U है, ये E लिख दो यहाँ, और U2 0 है, तो छोड़ दो उसको। तो आंसर क्या आ गया, V1 इक्वल टू माइनस EU आया। V1 इज इक्वल टू माइनस EU आया। ये मैंने याद रख लेना है, माइनस को याद रखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे पहले से मालूम था कि आंसर माइनस ही आना चाहिए। क्यों मुझे मालूम था माइनस आंसर आना चाहिए, क्योंकि बॉल ने ऊपर जाना ही जाना है, और ऊपर वाले को हमने क्या मान के रखा हुआ है, नेगेटिव। इसलिए हमें माइनस को देख के पता चला कि बॉल ऊपर जाएगी, लेकिन वो कॉमन सेंस थी कि ऊपर ही जानी है, लेकिन तब भी मैथमेटिकली मेरा आंसर भी ठीक आया। और दूसरा मुझे याद क्या रखना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, वो ये कि यहाँ पे जो बॉल जो ऊपर जाएगी वो कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, वो EU से ऊपर जाएगी। मतलब अगर ये बॉल अगर 10 मीटर पर सेकंड से मैंने ऊपर ऊपर से नीचे फेंकी होती, 10 मीटर पर सेकंड से मैंने ऊपर से नीचे फेंकी होती, तो ये टक्कर खाने के बाद जब ऊपर की तरफ निकलेगी, अगर वो कितने स्पीड से निकलेगी, E × 10। तो E की वैल्यू अगर आपको हाफ दी हुई है तो वो 5 की स्पीड से ऊपर जाएगी। E की वैल्यू अगर आपको 3/4 दी है तो वो 7.5 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे ये बात सीखी, इंपॉर्टेंट था, अच्छे से अपने पास नोट करके रख लो। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक 2 kg का बॉल है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा है। वो रिलेशन मैंने याद रखना है जो मैंने पीछे डिराइव किया, उसके बेसिस पे हम काफ़ी कुछ काम करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या किया, हमने एक बॉल ली, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको नीचे फेंका फ्लोर की तरफ। 2 kg की बॉल है, फ्लोर के साथ जब हिट करी, ई की वैल्यू आपको गिवन है, फ्लोर के साथ जब हिट करेगी तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। आपको बताना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया किसने, आपके फ्लोर ने। ये हमने कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन कितना, 1/2। तो 1/2 इज गिवन, हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखेंगे कैसे। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है एक चीज़ तो हमें, अब मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो ये बॉल जब हिट करेगी, हिट तो इसने यहीं पे करना है, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे शो करूँ तो गंद पड़ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा साइड पे करते हैं, ये भी एक हैबिट बनानी है हमने। तो बॉल यहाँ हिट करी और ये ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है। बॉल क्या केजी उसके चेंज हो जाएंगे हिट करने के बाद, नेवर। तो ये 2 kg रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी मैंने लिख दिया, आपको समझ आना चाहिए कैसे। EU, आंसर इज EU, दिस इज यू, दिस इज EU, माइनस EU, माइनस तो दिखाई दिया, डायरेक्शन उल्टी कर दी तो माइनस बोलने की जरूरत ही नहीं है। EU, तो EU तो आ गया, E कितना है, हाँ 1/2, तो EU आंसर आ गया। अब मुझे मालूम है फोर्स निकालनी है ना मुझे, फोर्स यहाँ कितनी एक्सर्ट कर रहा है ये फ्लोर, कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगी इस पीरियड में, वो अगर कैलकुलेट करना है, एफ एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, dp/dt। बेसिक फॉर्मूला किसका किसका, न्यूटन सेकेंड लॉ, dp/dt। फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम लिख दिया मैंने, देखना फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान देना प्लीज। फाइनल मोमेंटम इज ये लो, नीचे वाले को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर वाले को हम नेगेटिव मान रहे हैं, ये भी याद रख लो, ठीक है। ऊपर वाले को नेगेटिव मान रहे हैं, इसलिए फाइनल मोमेंटम कितना दिखाई दे रहा है आपको, -10। इनिशियल मोमेंटम +20, ठीक है। अपॉन टाइम कितना लगा, इसके कितनी देर कांटेक्ट में रहा, ये कितनी देर कांटेक्ट में रहा, वो गिवन है आपको 10⁻³ 10⁻³ ठीक है। नीचे वाले को आपने पॉजिटिव लिया है, ऊपर वाले को आपने नेगेटिव लिया है, ठीक है। एक मिनट मुझे दोबारा चेक करने देना।
नीचे वाले को पॉजिटिव लिया है, हाँ तो मैंने गलत कर दिया ना, मैंने गलत कर दिया एक जगह, ये -20 आएगा। क्यों? अरे मोमेंटम तो +20 है, मोमेंटम +20 है, लेकिन फॉर्मूला है ना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इज +20, ठीक है, अपॉन 1 मिली सेकेंड, कितना 10⁻⁻3। तो क्या आंसर आया? क्या आंसर आया एफ एवरेज का? एफ एवरेज का आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप समझना, देखो कितनी फोर्स लगाता है वो उस समय, इसी को बोलते हैं इम्पल्स, इसीलिए वो रिएक्शन इम्पल्सिव होती है, ये हमने पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो -30,000 न्यूटन। अब ये माइनस का क्या मतलब हुआ भाई? यहाँ माइनस का मतलब बताया तो है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, माइनस देखते ही पता चला कि भाई माइनस आपने किसको रखा है? ऊपर वाले को, और कोई मतलब नहीं है माइनस का, ठीक है। माइनस का सिर्फ ये डायरेक्शन पता चल गई कि फोर्स जो फ्लोर ने लगाई बॉल के ऊपर, वो ऊपर की तरफ लगाई, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एक बॉल है जिसको फ्लोर के ऊपर फेंका हमने h हाइट से, मुझे ये पता लगाना है पहले कि ये कितनी ऊपर आएगी। रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट E दिया हुआ है, ठीक है, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट E इज़ गिवन, हमें ये सिर्फ पता लगाना है कि ये बॉल जो है ये कितनी ऊपर आएगी, ठीक है, जब ये हिट करेगी ग्राउंड को, उसके बाद ये ऊपर कितनी दूरी ऊपर ये लेगी, ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने से पहले हमें सबसे पहली बात ये है कि जब ये ऊपर आएगी तो कितनी हाइट से आएगी, मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे कैसे चलने वाला हूँ आप, और ये सारे रिलेशन आपने याद भी रखने हैं प्लीज़, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन ये, इसलिए अच्छे से ज़रा सीखना है इसको, कि ये बॉल जो है ये जब फ्लोर को हिट करेगी, तो ये जब हिट करने के बाद उछलेगी, तो मेरे हाथ में जब मैं दोबारा इसको पकड़ूंगा तो कितनी हाइट के ऊपर ये आएगी तो कम, ये तो हम सबको मालूम है कि कम आएगी। बराबर आएगी तो E=1 होता है, लेकिन E=1 नहीं, यहाँ पे E=E है, कुछ भी हो सकता है, जब E=1 होगा तो बराबर आएगी, फाइन। तो सबसे पहली बात ये कि जब ये बॉल, और उसके आगे फिर मैंने क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद ये टप्पे खाएगी अगर मैं हाथ से नहीं पकड़ूँ इसको, तो अगर हाथ से नहीं पकड़ूँ तो पहले ये H1 हाइट पे आएगी, फिर ये H2 हाइट, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाइट इसकी कम होती जाएगी और ये बैठ जाएगी। तो अल्टीमेटली मुझे पूछा गया कि अगर H हाइट से मैं इस बॉल को फेंकूँ जिस फ्लोर के ऊपर, जिसका रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट बॉल और फ्लोर का कितना है, E है, तो फिर ये कितना टाइम लगेगा इसको पूरा मोशन को सेटल डाउन होने में। पहला क्वेश्चन है कि कितनी हाइट गेन करेगा, फिर उसी से रिलेटेड है, वो जब हाइट निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली, फिर उसके बाद है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, ऊपर नीचे कर करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पार्ट। तीसरा पार्ट ये कि इसको टोटल मोशन को कितना टाइम लगा, ये सारा हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और अच्छे से ज़रा कैलकुलेट करना है, अच्छे से सीखेंगे हम। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब ये बॉल नीचे हिट करती है, आप इसमें v² - u² = 2a का फॉर्मूला लगा के आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि जब ये बॉल नीचे पहुँचेगी, देखो अब पहुँचेगी तो इधर नीचे, लेकिन बनाऊँगा मैं थोड़ा आगे, ठीक है, बनाऊँगा मैं थोड़ा आगे कि गंद ना पड़े, वो तो एक ही जगह होते रहनी है मोशन, ये ठीक है ना, ऐसी मोशन है ना, देखो ये नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, ठीक है, थोड़ी कम, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, थोड़ी और कम हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ये थोड़ी और कम हो जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ये थोड़ी और कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली ये हर बार हाइट थोड़ी 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 कम होती जाती है ऊपर आते टाइम। हमें ये समझना है कि भाई पहली बार में ये कितनी ऊपर आती है, पहली बार में, फिर ऑटोमेटिकली फिर दूसरी बार का अपने आप निकल जाएगा। तो जब ये बॉल नीचे ग्राउंड को हिट कर रही थी जस्ट, तो तब इसकी स्पीड कितनी होती है ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, मतलब मुझे v कैलकुलेट करना है, h मुझे गिवन है, v² - u² = और डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो, ये √2gh से हिट करती है ग्राउंड को, कितनी वेलोसिटी के साथ हिट करी है ऊपर से, √2gh के साथ, प्लीज़ ये याद रखना है आपने, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर जाएगी, मैं उसको जाना इसने उधर से ही ऊपर है, लेकिन मैं थोड़ा साइड पे बना रहा हूं, प्लीज़ बातें को समझना है। ये जब इधर से ऊपर जाएगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी यहां, वो वेलोसिटी कितनी होगी, वो यू ये हो गया ना, अब तो क्या होगी, E√2gh। फिर ये बॉल कहां पहुंच गई, चलते चलते ऊपर पहुंच गई, कितनी हाइट गेन की इसने, अब पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जब टकराई तो वेलोसिटी कितनी थी, √2gh, अगर उतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर जाती तो h तक जाती, लेकिन ये वेलोसिटी तो कम हो गई इसकी, E × √2gh हो गई, तो ये कितनी हाइट पे जाएगी, लेस देन दैट, ये यहां जाएगी किसी हाइट पे,
ये इसी यहाँ पे किसी हाइट तक जाएगी। ये हाइट आपकी जो है आई विल कॉल इट H1, ठीक है, H1, वो H थी, ये H1 हो गया। अब इस H1 की मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये H1 कितना होगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन है हमारा कि ये H1 कितना होगा जब ये, वो बड़ा सिंपल है, फिर से वही फार्मूला लगाना है आपने। आपको फार्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ कि आपको थोड़े थोड़े फार्मूले याद होने चाहिए कि जो आपकी हाइट आती है ना, दैट हाइट इज इक्वल टू किसके बराबर आती है, V² अपॉन 2G। V²/2G। जब ये पूरी हाइट अपनी ऊपर लेगी तो इसको कितनी हाइट ये H1 लेगी। ये आप मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, लीनियर मोशन है ये, वेरी सिंपल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी जिसको हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जो हाइट H1 आएगी ये किसके बराबर आती है, V²/2G। V², आप कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, वही V² माइनस U² इक्वल टू ट्वाइस AS। A की वैल्यू G के बराबर है, S की वैल्यू H1 के बराबर है। S हमने निकालना है, मतलब H1 निकालना है। V0 होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है ना इधर, नीचे आते टाइम नहीं, नीचे आते टाइम तो U0 था। ये समझो प्लीज़, ये अब आपको नहीं आता तो फिर गड़बड़ है अभी। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, E, देखो आप क्या लिखूंगा मैं, E, इंटरेस्टिंग है, V² कितना था, ये है ना, इसका स्क्वायर करना है आपने, तो E² इंटू 2GH, E² इंटू 2GH अपॉन 2G। आंसर कितना आया, याद रख लो, हाइट कितनी ऊपर आती है, E² से मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा। E² से मल्टीप्लाई, वेलोसिटी कितनी मिलती ऊपर जाती है वो टक्कर खाने के बाद, E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, EU जिसको मैंने बोला था। H1 किसके ऊपर जाएगा, वो E²H। तो ये बात आपको इतनी क्लियर हो गई कि हमने कैसे H1 की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। तो ये इसी तरह से, बस ये जर्नल इसका H1 तो आपको जब पता चल गया तो H2 भी पता चल जाएगा। H2 का रिलेशन किसके साथ होगा, H1 के साथ, फिर E² से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। मतलब मैं आपको पूछूं H2 कितना होगा, ये टक्कर खाने, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा ना, देखो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, पहले इसको खत्म। अगली बार जब ये गिरेगा यहाँ से, ये गिरा H1 हाइट से नीचे गिरा, H1 हाइट से जब नीचे गिरा तो कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे टकराया, ये जब इधर से गिरा तो यहाँ H1 हाइट इसने दोबारा गिरा, H1 तक ऊपर गया, फिर H1 से नीचे गिरा, तो ये जब नीचे गिरा तो कितनी कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे टकराएगा, E√2GH। जितने के साथ ऊपर चढ़ा था उतने के साथ ही नीचे उतरेगा, कोई कोलिजन थोड़ा हुआ उसका रास्ते में। मतलब मेरा कहने का है कि अगर आप नीचे से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को ऊपर फेंको, तो जब बॉल आपके हाथ तक आती है ना, उसकी स्पीड 10 नहीं होती है वापस, ठीक है। ये आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, H1। मतलब अभी तक तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, H प्लस H1 प्लस H1 प्लस आगे क्या होगा, H2 प्लस H2। कॉमन सेंस है, आगे की वो प्रोसेस में बना नहीं रहा, ये कॉमन सेंस है कि आगे ऐसे चलने वाला है, हाइटें कम होने वाली हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। अब इसी सारे प्रोसेस को मैं एक समराइज करूंगा और इसको ज़रा अच्छे से देखना। अब आप सबसे पहली चीज़ आप मुझे बताओ, H2 किसके बराबर होगा, H2 इक्वल टू होगा E² E²H1। जब E²H1 लिखा तो क्या बन गया, वो E² इंटू E²H कितना बन गया, E⁴H। इसी तरह से आप खुद, अब मैं बिना आपको बताए लिख रहा हूँ, आपको समझ आ गया, ये सब कहानी समझ आ गई आपको ऐसे। और HN अगर जर्नल मुझे लिखना हो तो किसके बराबर आया, E⁴2n इंटू H। ये देखो मैंने जो लिखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया, H प्लस, ये मैंने आपको पहले भी लिख के दिया, ये 2H1 लिख दिया, 2H2 लिख दिया, प्लस 2H3 ऐसे करके आएगा। अभी मैंने ये सब डिराइव किया, ये सब समझ आ गया। H कॉमन ले लिया, 1 + 2 E², ये आ गया। अब मैं यहाँ से कॉमन लेने वाला हूँ, यहाँ से देखो मैं बता, देखो ये आ गया, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस, इसको लिखेंगे 1 + 2, ध्यान देना प्लीज़। और ये GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नहीं मालूम है आपको तो प्लीज़ सीख लो। ये फर्स्ट टर्म अपॉन इसका सम होता है, ये इन्फिनाइट सीरीज़ का फर्स्ट टर्म 1 माइनस ये GP का फॉर्मूला है, ठीक है, सम ऑफ GP, इन्फिनाइट सीरीज ऑफ GP। तो E² यहाँ कॉमन रेशो है, दिख रही है आपको, फर्स्ट टर्म भी E² है, तो यहाँ से हमने ये लिख दिया। और ये जब सॉल्व करोगे आप, इसको अच्छे से सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 1 माइनस E²। इसका आंसर आएगा, मैं दिखाता हूँ, 1 प्लस आएगा शायद, 1 + E², 1 + E² अपॉन 1 माइनस E²।
ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, अपने आप आंसर आ जाएंगे ये। देखो यहाँ पे क्या है कि टोटल टाइम टेकन किसके बराबर, टी, पहली बार तो एच हाइट से गिरा तो टाइम टी लिखा उसको, फिर वो H1 हाइट तक ऊपर गया और H1 हाइट से नीचे आया, तो इसलिए T1 प्लस T2, T1 प्लस T1, फिर T2 प्लस T2, H2। ये H1 हाइट के लिए 2 है ना, ऊपर जाते टाइम भी और नीचे आते टाइम भी, ऊपर जाते टाइम भी नीचे आते टाइम भी, इसलिए ये बन रहा है। और टाइम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने में कितना लगता है ये आपको याद होना चाहिए, 2H/g होता है। बाकी आप प्रूव भी कर सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशंस लगा के आराम से। तो यहाँ पे ये जब मैंने लिखा तो इसके बाद इसको कॉमन लूँगा मैं, वो आएगा 1+2। अच्छा, इसको मैंने H1 मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, इसको मैं लिखूँगा 2√2E²H। अभी नहीं किया हमने, अभी किया वही है, अपॉन जी। फिर यहाँ लिखूँगा 2, ये देखते जाओ आ गया। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करना है आगे। देखो आपकी ये इक्वेशन बनी, सेम बनी जैसे पहले बनी थी, सिर्फ ये एक फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, ये 2H/g। ये आपका पहला टाइम t है, उसकी टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, उसकी टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने फिर से 2 कॉमन ले लिया जैसे पिछली बार लिया आपने, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ a और r आपके चेंज हो गए। यहाँ पे आपके a और r चेंज हो जाएंगे, ये क्यूब आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से आपकी आंसर जो आएगा वो उसको भी आपने याद भी रख लेना है, ये तीनों रिलेशन आपने याद रखने हैं, इंटरेस्टिंग है सब, और अच्छे से इसको याद रख लो। ये आंसर आएगा 1+E/1 - E। ठीक है, ये याद रखो, वहाँ E² था, यहाँ पे E है, नथिंग इज़ डिफरेंट, बाकी सारा सेम है, अच्छे से लगाओ। AP का फार्मूला, GP का फार्मूला सम का ये होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।